नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार जयपुर के साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग के इस अंक में मैं सुदर्शन नाहर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जनता को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में मिशन इंद्रधनुष भी चलाया गया है। राज्य में भी आज से इस मिशन का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इस मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह। डॉक्टर रघुराज सिंह, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, जो मिशन इंद्रधनुष आज से शुरू किया गया है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? आज से भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार सघन मिशन धनुष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि ऐसे बच्चे या गर्भवती महिलाएं जो कि टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं कि वहां तक हमारी पहुंच नहीं हो जो कि टीके लगाने का काम करते हैं, या वहां तक आने जाने का साधन नहीं हो, या काफी समय से उस एरिया में कोई इस तरह का हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया हो कि जैसे पब्लिक को पता रहे कि आज यहाँ पर टीकाकरण का कार्यक्रम होगा। तो इस तरह से एक मिशन मोड के अंदर इस कार्यक्रम को चलाया जाता है, जिससे कि हम वंचित जो हमारे लाभार्थी समूह है उसको हम टीकाकृत कर सके। इसमें हम गर्भवती महिलाओं और सभी उम्र के बच्चों को टीकाकृत करते हैं वैक्सीन की। जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो 11 बीमारियों से बचने के लिए 10 तरह के टीके हमारे यहाँ लगाए जाते हैं, तो उनसे कोई भी बच्चा या गर्भवती महिला छूटे नहीं, ये हमारा प्रयास रहता है और इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम चलाया जाता है। डॉक्टर साहब, इस अभियान के तहत कौन कौन सी बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाते हैं? बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनको कि हम टीकों से बचा सकते हैं। उसमें से मुख्यतः है टीबी की बीमारी है, तपेदिक जिसको कहते हैं। हेपेटाइटिस बी है जो कि पीलिया होता है, इससे बचाने के लिए। और कुकर खांसी है जिसको पर्टूसिस बोलते हैं हम। डिफ्थीरिया होता है जिसमें गले में एक झिल्ली टाइप की हो जाती है। टिटेनस है। इसी तरह से दस्त रोग होते हैं जो कि रोटा वायरस की वजह से होते हैं, उससे बचने के लिए। और खसरा है, रूबेला है, इन सभी से बचाने के लिए हम ये टीके लगाते हैं। जी, जो मिशन इंद्रधनुष है ये कब से शुरू किया गया था? इसके कितने चरण हैं? इस बारे में जानकारी चाहेंगे हमारे श्रोता। इस वर्ष जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में जो पहला जो चरण हुआ था वो 7 फरवरी से हुआ था और ये 7 दिन के लिए कार्यक्रम था। दूसरा इसका जो चरण है वो आज से शुरू हो रहा है और ये हमारा 13 मार्च तक चलेगा। और तीसरा जो चरण है वो 4 अप्रैल को होगा। जी, जो आज से शुरू हुआ है, इस चरण में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इस बारे में श्रोता जानकारी चाहेंगे। आज से जो चरण चालू हो रहा है वो राज्य के 23 जिलों में शुरू हो रहा है। जी, इन जिलों में अजमेर, अलवर, बारा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही व उदयपुर हैं। ये जिले हैं भारत सरकार के द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि इन जिलों में थोड़ा टीकाकरण का जो अचीवमेंट होता है वो कम होता है, तो इसलिए ये विशेष अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी हम उन जिला अधिकारियों से कहते हैं कि आपके जिले में भी अगर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुछ बच्चे या गर्भवती महिलाएं छूटे हुए हैं, तो वहां पर भी आप विशेष अभियान चला करके उनको टीकाकृत करें, जिससे कि हम समय रहते बीमारियों से उनको बचा सकें। जी, तो इस मिशन इंद्रधनुष जो एक विशेष अभियान है, इसमें किस प्रकार के कौन से विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनमें ये चलाया जा रहा है, या समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए है ये, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो वर्ष भर चलता है और सभी को हम टीकाकृत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जैसे कि हमारा पहाड़ी इलाका है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ की तरफ का। जी, और इसके अलावा कुछ डेजर्ट का इलाका है जहाँ पर कि परिवहन के साधन नहीं होते हैं, तो इसमें विशेष अभियान के अंतर्गत वहाँ पर परिवहन के साधन उपलब्ध करा करके हमारा जो टीकाकर्मी होता है वो उन गाँवों में जाता है और वहाँ पर उसको टीकाकृत करते हैं। जी, तो टीकाकरण का जो ये अभियान है, इसमें जनता की भागीदारी किस तरह से तय की जाए, इस बारे में आपके क्या प्रयास हैं? जनता की भागीदारी तय करने के लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं जी, जिनका प्रभाव होता है गांव के अंदर, जैसे कि वहाँ पर टीचर हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, उनकी हम सहायता लेते हैं। दूसरे विभागों की हम सहायता लेते हैं, जिसमें मुख्यतः हमारा WCD विभाग है या एजुकेशन विभाग है। एजुकेशन विभाग में हम बोलते हैं कि आप बच्चों में ये जागरूकता अपने बाल सभा के माध्यम से या प्रार्थना के समय ये बताएं कि टीकों का क्या महत्व है और इसके लगाने से हम किस तरह से बीमारी से बच सकते हैं।
इसके अलावा जो ग्राम सभा की मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें भी हमारी जो एएनएम होती है ग्रामीण स्तर पर वो कार्यरत होती है, वो जाकर के ये बताती है कि इस गांव में इतने बच्चे या गर्भवती महिलाएं टीकाकृत नहीं हुए हैं और आप सबके सहयोग के द्वारा हम यहाँ पर ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है टीके का, तो हम यहाँ पर टीके लगाएंगे। तो एक निश्चित दिवस होता है, उस पर जाकर के वहाँ पर टीकाकरण किया जाता है। वो कौन कौन से दिन है सर जब ये टीके लगाए जाते हैं? जैसे कि जो हमारा सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 7 मार्च से शुरू हो रहा है, तो 7 मार्च से लेकर के 7 दिन के लिए, उसमें चाहे संडे आएगा या कोई छुट्टी आती है, तो 13 तारीख तक हम लगातार टीकाकृत करेंगे। तो वो जगह जो हमने चयनित करी है पूरे राजस्थान के अंदर 4006 सेशन साइट्स बोलते हैं उनको जी, वो हमने आइडेंटिफाई करी है और वहां पर हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम होगा। इस अभियान में जिन लोगों को टीका लगाया जाना है, गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं, वो अगर कोई साइट पे नहीं पहुंच पाया तो क्या उनको घर जाके ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? कुछ टीके हमारे ऐसे होते हैं जिनको कि हम 4 घंटे के अंदर उपयोग में लेते हैं। उन टीकों को हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर के नहीं जाते हैं। जैसे कि पल्स पोलियो अभियान के अंदर हमारा वर्कर होता है, वो घर घर जाकर के पोलियो की दवा पिलाता है जी। लेकिन टीकों के मामले में हम ये नहीं करते हैं। हम गांव के उस क्षेत्र में जो वंचित एरिया है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सेंटर होता है गांव के एक तरफ होता है, दूसरी तरफ काफी दूरी होती है, तो वो व्यक्ति वहां पर नहीं आ पाते हैं टीके लगाने के लिए दूरी की वजह से। तो हम उन्हीं के क्षेत्र में जाकर के, उनकी गांव के क्षेत्र में या ढाणी के अंदर जाकर के वहीं पर हम टीकाकृत उनको करते हैं। एक जगह पर हमारा वैक्सीनेटर बैठ जाता है, उसके बाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी और दूसरे लोगों के सहयोग से हम उनको वहां पर बुला करके उसके फायदे समझा करके वहां पर टीकाकरण करने की कोशिश करते हैं। जी, राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो अब तक इस मिशन इंद्रधनुष की क्या उपलब्धि रही है और क्या क्या ऐसे क्षेत्र बच गए हैं जिनमें और उपलब्धि हासिल करना बाकी है? पिछली बार 7 फरवरी को जो अभियान चला था उसके अंतर्गत हमने करीब 4800 साइटों का चयन किया था और 27,000 के करीब बच्चों को हमने टीकाकृत किया था जी। और जो गर्भवती महिलाएं थी उसमें हमने 9,000 के करीब उनको टीकाकृत किया था। तो जितना हमने हेड काउंट का मतलब ये होता है कि हम घर घर जाकर के सर्वे करवाते हैं जी। और जो हमारा एक PCTS सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा हम ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा हमारा टीकाकरण से बचा हुआ है। उसमें एक लिस्ट आ जाती है जिसमें ये पता लगता है कि इन बच्चों को इस टाइम पर ये टीके लगेंगे और ये टीके नहीं लगेंगे। तो उन सबको हम कलेक्ट एक लिस्ट बना करके, उसको ड्यू लिस्ट बोलते हैं, वो तैयार करके और फिर उस गांव में हम घर घर जाकर के संपर्क करके हम उनको मोटिवेट करते हैं कि इस दिन यहाँ पर ANM बहन जी आएंगी, वो टीकाकरण करेंगी। तो इसके लिए हम कहते हैं कि आप जिस दिन ANM वहां पर टीकाकरण करने आ रही हैं तो आप जरूर टीकाकरण करवाने के लिए आए। इसके अलावा अगर उस दिन कोई नहीं आता है तो उनका जो मोबाइल नंबर होता है उस पर भी हम संपर्क करने की हमारी जो ANM होती है वो कोशिश करती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको मोटिवेट करती है, आशा सहयोगिनी वो उनके घर तक जाती है और उनको बुलाने की कोशिश करते हैं। जी, डॉक्टर रघुराज सिंह, ये जो कोविड से बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं तो क्या इनसे भी कोई संबंध है कि जिसने कोविड का टीका लगाया तो एक निश्चित समय के बाद ये टीके लगाए जाएंगे या ऐसा कुछ संबंध है? नहीं, इस तरह का नहीं है। कोविड का वैक्सीन जिसने लगवाया है उसके साथ भी ये वैक्सीन लग सकते हैं। इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कुछ हमारे लाइव वैक्सीन होते हैं उसको हम उस समय नहीं लगाते हैं। बाकी गाइडलाइन के अनुसार ऐसा कोई मना नहीं है कि ये टीके हम नहीं लगाएंगे। जी, तो जब ये टीके लगाए जाते हैं तो उसके बाद क्या असर हो सकता है इनका? बुखार, खांसी, किस तरह से कुछ हो सकता है? कुछ टीके होते हैं जिनकी लगाने की वजह से, जैसा कि पेंटा का टीका होता है, पेंटावेलेंट बोलते हैं उसको जी। दूसरा DPT का टीका होता है, उसको लगाने के बाद में कुछ बच्चों को बुखार की शिकायत होती है। उसके लिए सभी को हम पैरासीटामोल का सिरप देते हैं या टेबलेट देते हैं और माता को ये बताते हैं कि अगर आपके बच्चे को बुखार आए तो आप इसको दे दीजिएगा। इसके अलावा 1-2 दिन तक बच्चा रो सकता है क्योंकि जहाँ पर इंजेक्शन लगता है थोड़ी सी जब सुई चुभती है तो दर्द तो होता ही है उस जगह पर और हल्की सी सूजन भी आ जाती है, लेकिन 2 दिन बाद वो ठीक हो जाती है। लेकिन इसके जो फायदे हैं टीका लगने के बाद में, उनको देखते हुए जो इसके प्रभाव हैं जिसको हम कह सकते हैं नकारात्मक प्रभाव है, जैसे कि बुखार आ गया है या सूजन हो गई या बच्चा चिल्ला रहा है दर्द से, तो 1-2 दिन का है। उसके बाद में उसके फायदे ज्यादा है। ये जो टीके लगते हैं इनका कितने समय तक असर रहता है औसतन? कुछ टीके जो लगते हैं उसके बाद में हमको बूस्टर डोज लगानी पड़ती है। कई टीकों की 3 डोजेज होती हैं। उसके बाद में उनको एक निश्चित अंतराल के बाद में फिर से टीके लगाए जाते हैं और उनका पूरी अपने जिंदगी भर, मतलब में पूरे जो उनकी लाइफ है उसमें उनका प्रभाव रहता है। कुछ टीके होते हैं उनका कुछ टाइम के लिए प्रभाव रहता है तो उनका फिर बाद में दोबारा से फिर टीकाकरण किया जाता है एक निश्चित अंतराल के बाद। जी, इसमें कोई विशेष उम्र का है कुछ प्रावधान के इस उम्र में ही ये ज्यादा प्रभावकारी होते हैं या उसके बाद ज्यादा असर करेंगे?
है, ऐसा कुछ है? देखिए, बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए जितनी जल्दी जो हमारा टाइम शेड्यूल बना हुआ है, जैसे जन्म के समय जो बच्चों को टीके लगते हैं उसमें हम पोलियो की बीमारी से बचने के लिए पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं, जो कि एक 15 दिन के अंदर अंदर पिला देनी चाहिए। दूसरा, हम हेपेटाइटिस का टीका लगाते हैं जो कि पीलिया से बच्चे का बचाव करता है। तीसरा जो हम उसको लगाते हैं वो BCG का टीका लगाते हैं जो कि उसको TB की बीमारी से बचाता है। तो इसमें हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B का भी कोई है? नहीं, सरकार की तरफ से जो टीका लग रहा है वो हेपेटाइटिस B का लग रहा है। उसका कारण ये है कि कई महिलाओं को जो कि हेपेटाइटिस B से ग्रसित होती हैं, उनके बच्चों को भी हेपेटाइटिस बीमारी लग सकती है, माँ से, मतलब उसमें ट्रांसमिट हो सकती है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये टीका लगाना जरूरी है। तो हमको उस समय ये टीका लगाने के बाद ही हम बच्चे को डिस्चार्ज करते हैं। उसके बाद में जो टीका लगता है वो 6 वीक पे लगता है, यानी कि 1.5 महीने का जब बच्चा हो जाता है उस समय टीका लगते हैं। उसके बाद में 2.5 महीने पे लगते हैं, फिर 3.5 महीने पे लगते हैं। तो एक निश्चित अंतराल के बाद में ये टीके लगते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, इस मिशन की अब तक की क्या प्रगति है? मिशन के अंतर्गत जो भी टारगेट एक निश्चित किया जाता है, क्योंकि इसमें पहले हम गांव-गांव में जाकर के हमारे जो वर्कर्स हैं वो ये सूचना एकत्रित करते हैं कि कहां पर हमारे बच्चों को टीकाकृत करने की आवश्यकता है, उन बच्चों के कौन सा टीका नहीं लगा। उसके बाद पूरा उस एरिया का प्लान बनाते हैं और प्लान बना करके उनको टीकाकृत करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लगना है कोई टीका, लेकिन कोई बच्चा है वो 5 साल का हो चुका लेकिन उसके ये टीका नहीं लग पाया, तो क्या वो भी ये टीके लगवा सकते हैं? देखिए, पहले तो ये बात ही एक बड़ी हमारे लिए एक अफसोसजनक रहेगी कि 5 साल तक कोई बच्चा बड़ा हो गया और उसके टीका नहीं लगा, जो कि उम्र के अनुसार लगना था। फिर भी कुछ टीके जो हमारे 1 साल तक के बच्चों को लगाए जाते हैं, 1 साल के बाद में उन बच्चों को वो टीके नहीं लगते हैं। 5 साल की उम्र पर टीका लगता है, वो DPT का टीका है। इसके अलावा पोलियो की उसको दवा पिलाते हैं और विटामिन A की दवा पिलाई जाती है। जी, तो ये टीके हैं वो लग सकते हैं। हम कोशिश करते भी हैं कि कोई भी बच्चा है जन्म के तुरंत बाद उसको टाइम के अनुसार टीकाकृत वो हो जाए और बीमारी से सुरक्षा प्रदान रहे उसको। तो डॉक्टर साहब, इसमें जब मिशन इंद्रधनुष का आज से मौजूदा चरण जो है वो शुरू हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो जनता की भलाई के लिए होते हैं। और जैसा कि आपने अभी देखा है कि कोरोना हुआ था तो उसमें भी टीकाकरण हमने करवाया था और काफ़ी अच्छा हमने उसमें प्रगति की है। तो ये जो बीमारी से बचाव है, क्योंकि एक टीके से हमारे बच्चे कई बीमारियों से बचेंगे, तो उनको सभी को जाकर के अपने बच्चों को टीकाकृत करवाना चाहिए जिससे कि वो बीमारियों से बचे रहें। साथ ही साथ हमारी गर्भवती जो माताएं हैं उनको भी जैसे ही पता पड़ता है कि ये महिला गर्भ से है तो जितनी जल्दी हो TD का एक टीका लगता है, उसके बाद में 28 दिन बाद दूसरा टीका लगता है, तो वो टीका आवश्यक रूप से करवाएं जिससे कि बीमारियों से जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहें। डॉक्टर रघुराज सिंह, आप कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं लास्ट में यही अपील सभी श्रोताओं से करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को और गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको टीकाकृत आवश्यक रूप से करवाएं। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारी दी गई वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। विदा लेने से पहले आपको बता दूं कि कार्यक्रम का संपादन किया जितेंद्र द्विवेदी ने, कार्यक्रम प्रस्तुत करने में सहयोग किया मनीष मीणा ने और प्रस्तुत करता है राम खिलाड़ी मीणा। अगले सप्ताह एक नए विषय पर चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सुदर्शन नाहर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।